मैं निशा तिवारी सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी कक्षा 10वीं। आज हम लोग वाक्य पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा सरल शब्दों में पढ़ेंगे, सरल वाक्यों में, कि वाक्य वर्ण शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आता है कि शब्दों के सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं। तो पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द कहलाता है वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे अ, म, ल, अमल, अमल भी एक शब्द हुआ। क, म, ल, कमल भी एक शब्द हुआ। ये वर्ण मिले, क एक वर्ण हुआ, म एक वर्ण हुआ, ल एक वर्ण हुआ। तीनों वर्ण जब मिल गए और तीनों वर्णों के मिलने के बाद उनका एक अर्थ निकलता है तो वह शब्द कहलाता है। परंतु यहीं पर अगर मैं लिखती हूँ कि क म ट च, लेकिन क म ट च वर्ण तो मिल रहे हैं परंतु इसका कोई अर्थ है क्या? नहीं है, तो यह शब्द नहीं कहलाता। ठीक उसी प्रकार आगे की कड़ी में शब्दों का समूह, सार्थक समूह, समूह हो परंतु वह सार्थक हो, उसके अर्थ निकले। जैसे राम पढ़ता है, यह तो सार्थक है, ये राम पढ़ रहा है, इससे इसका अर्थ निकल रहा है कि एक क्रिया हो रही है, एक काम हो रहा है, इसमें राम पढ़ रहा है। परंतु अगर मैं ये लिखूं कि राम आम नाम काम, इसमें भी तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन क्या वह वाक्य कहलाया? नहीं, यह वाक्य नहीं कहलाएगा। क्यों वाक्य नहीं कहलाएगा? क्योंकि इन समूह के कोई अर्थ नहीं लगते। शब्दों के तो समूह हैं परंतु इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं कहलाता है। इसलिए इसका व्यवस्थित रूप, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसके अर्थ निकले वाक्य कहलाते हैं। अब आगे हम लोग आते हैं कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। कर्ता अर्थात काम करने वाला, क्रिया अर्थात जो क्रिया हो रही है, और कर्म अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़े वह कर्म कहलाता है। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग माने गए हैं। 2 अंग में क्या? एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ लिखा हुआ है, सत्य की विजय होती है। एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है। सत्य की विजय होती है एक वाक्य है ना, और इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थात सत्य की सदा विजय होती है, ये सभी जानते हैं। परंतु अगर यह लिखा जाए कि सत्य विजय होती, तो इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता। शब्दों का समूह तो है, व्यवस्थित रूप नहीं है यह, और व्यवस्थित रूप नहीं होने के कारण यह वाक्य नहीं कहलाता है, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं निकलता। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य की तो कई भेद हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा जान लेना होगा, क्योंकि अभी हमें रचना के आधार पर वाक्य पढ़ना है, और आगे इसके पहले हमें जानना होगा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन प्रयाग में रहता है, एक वाक्य है। अब इसमें उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है? तो पहले बच्चों हमें यह जान लेना होगा कि वाक्य में उद्देश्य और विधेय, क्योंकि आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब हम लोग सरल वाक्य या कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में हमें उद्देश्य और विधेय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमें यह जान लेना होगा कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो यहाँ ये वाक्य है कि मोहन प्रयाग में रहता है, इसमें उद्देश्य
है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। ये हो गया जिसके बारे में कही गई है बात, वह हो गया उद्देश्य, और जो बात कही जा रही है वह हो गया विधेय। अब वाक्य यहाँ हमें क्लियर हो गया कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात कही जाए वह उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए वह होता है विधेय। ये हमारा क्लियर है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जाते हैं, दो प्रकार से उनका भेद किया गया है। पहला अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। लेकिन हमें पढ़ना है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। आगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। अब हम लोग आगे आते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हुए, ये हमें याद रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य को हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। एक ही विधेय यानी जिसके बारे में कोई बात कही गई। अभी मैंने पहले ही चर्चा की इस बात की कि हमें विधेय की जानकारी होनी चाहिए। विधेय क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, और जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, विधेय अर्थात जो कहा गया। उद्देश्य के और विधेय हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा। इन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, एक ही क्रिया है। सरल शब्दों में हम इसे समझेंगे कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है वह सरल वाक्य होता है। एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होती है वह सरल वाक्य होता है। उसे सरल वाक्य या कभी कभी साधारण वाक्य भी कहीं कहीं लिखा मिलता है हमें। तो यह सरल वाक्य और साधारण वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ ही हुआ मिला हुआ, दो मिले हुए हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, अकेला नहीं है। संयुक्त से ही अर्थ है। संयुक्ताक्षर हमने पढ़ा है, 2 अक्षर मिलकर एक अक्षर बनते हैं। उसी तरह से 2 उपवाक्य मिलकर एक वाक्य बनते हैं। इसका मतलब ही हुआ कि यहाँ पे 2 उपवाक्य मिले हुए हैं। तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय, बीच में एक बात आ जाती है। इंग्लिश में हम लोगों ने पढ़ा है कंजंक्शन, जोड़ने का काम करने वाला, इसे योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे ये और, या, अथवा, किंतु, परंतु, पर, लेकिन, इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक अव्यय हैं। लेकिन हमें यह बात जानना है कि संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इस बात की हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई कि दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थात 2 क्रियाएं होती हैं, इसमें 2 क्रिया होगी और दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं और दोनों उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े रहते हैं। और समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन इत्यादि। अब हम लोग आते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो,
मुख्य या प्रधान। मुख्य या प्रधान का मतलब क्या है? एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा आश्रित हो। मुख्य कहो या प्रधान, और यह मुख्य और आश्रित यहाँ पर यानी दो उपवाक्य होते हैं, एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है। यानी एक वाक्य का दूसरा हिस्सा दूसरे वाक्य में या दूसरे वाक्य का पहला हिस्सा पहले वाक्य में, इस तरह से वह वाक्य होता है। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रिया होती है। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इसमें मिश्र वाक्य में हम लोगों ने जाना कि इसमें दो उपवाक्य होते हैं और एक प्रधान होता है, एक आश्रित होता है, यानी दोनों आधे अधूरे। उसने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, और यहाँ पर ये दोनों उपवाक्य के बीच में की उन्हें जोड़ने का काम करता है। परंतु अगर मैं इन वाक्यों को अलग करती हूँ, उसने कहा तो ये आधा अधूरा है, और दूसरा वाक्य हमारा होता है कल छुट्टी रहेगी, ये हमारा दूसरा वाक्य है। तो इस तरह से हम लोग मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। अब विशेष मैं अगले कक्षा में आपको उस मिश्र वाक्य के आश्रित और प्रधान उपवाक्यों के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।